हेलो एंड वेलकम इन डबराल ट्यूशन क्लासेस। डीटीसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उद्यान विभाग पर्यवेक्षक 2019 जो यूके एसएससी ने करवाया था एग्ज़ाम, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हल कर रहे हैं। और अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं और अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि 50 to 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं फॉर्मली। लेकिन इनफॉर्मली देखें तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जो वीडियो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही आपके द्वारा हमारे लिए दिया गया एक गिफ्ट है, एक मोटिवेशन है, जिसके थ्रू हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप की वीडियोस को बनाते रहेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मृदा संरचना में सुधार होता है, वो कौन सा फैक्टर है, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे जो मृदा संरचना में इम्प्रूवमेंट करेगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे सुपर फॉस्फेट के प्रयोग से। ठीक है ना? राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है? सुपर फॉस्फेट। ओके, ये वाला सेकंड वाला राइट आंसर है। सुपर फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस होता है और फास्फोरस वेरी इसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। ये कुछ फैक्टर हैं यहाँ पे जिसके लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए ही। वो है जैसे नॉर्मल ग्रोथ अगर प्लांट की करना चाहते हैं तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैच्योरिटी के लिए, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के लिए भी ये फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है और साथ ही जो रेस्पिरेशन है यानी श्वसन में भी इम्पॉर्टेंट रोल है। और स्टोरेज, सेल डिवीजन, जो कोशिका विभाजन है, सेल एनलार्जमेंट, उसमें भी कोशिका के विभाजन और उसके एनलार्जमेंट यानी उसके साइज़ को और ज़्यादा बड़ा करने में भी फास्फोरस का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फास्फोरस क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है? सुपर फॉस्फेट में। और सुपर फॉस्फेट प्लांट्स के लिए और सॉइल की स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, सॉइल के कंपोजिशन को ठीक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पदार्थ या सब्सटेंस आप कह सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप स्लाइड यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आलू में जो पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है, जो लेट ब्लाइट डिजीज़ होती है पोटैटो में, उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, किस वजह से ये होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ओके, जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है ये एक फंगस के कारण होती है और उस फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ओके, और ये जो है फंगस रिलेटेड डिजीज़ है और साथ ही इसके जो सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स जो ये लीफ हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो आप, लीव्स में एक पहले क्या होता है, जैसे जो अर्ली सिम्टम्स इसके दिखते हैं वो ये होते हैं कि लीव्स पे एक स्पॉट टाइप के आ जाते हैं, डार्क स्पॉट। और धीरे धीरे जैसे ये मॉइस्ट एंड वेदर कंडीशन इसको मिलता है, मॉइस्ट वेदर जहाँ पे होता है, तो ये धीरे धीरे ये प्रोपेगेट होने लगता है यानी और फसलों में ये फैलने लगता है और फिर धीरे धीरे जो लीव्स है वो इस टाइप से पूरी ब्लाइट यानी झुलस जाती है। ब्लाइट का मतलब होता है झुलसना। ठीक है ना? तो इसे कहा जाता है लेट ब्लाइट। जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं सबसे पहले, तो वो कहाँ से आते हैं? क्या हम पेड़ के टॉप से बॉटम की तरफ ये सिम्टम्स नज़र आते हैं या बॉटम से टॉप की तरफ? तो बॉटम से टॉप की तरफ ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। ठीक है ना? ये जो लेट ब्लाइट है और जो आलू में जो ब्लाइट है, इसका फेमस एग्जांपल है, आपने 1845 अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो 1845 में जो आयरलैंड का अकाल पड़ा था, आलू का अकाल, जिसको 1845 का आयरस पोटैटो फेमाइन भी कहा जाता है। क्योंकि जो आयरलैंड एक ऐसी कंट्रीज़ है कि जिसकी इकोनॉमी टोटल डिपेंड करती है किस पे? आलू के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। तो जब आलू का प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और इकोनॉमी भी कैसे बूस्ट होगी, है ना? तो इसलिए उस टाइम जो आलू का अकाल पड़ा था लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की वजह से, तो वहाँ पे इससे बहुत बड़ी क्षति हुई थी, बहुत एक लार्ज स्केल पर स्टारवेशन यानी भुखमरी वहाँ पे फैल गई थी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? ब्लाइट्स का। ठीक है ना? एक दूसरा ब्लाइट होता है आलू में, उसको कहा जाता है अर्ली ब्लाइट। और अर्ली ब्लाइट जो होता है वो होता है एक दूसरे फंगस की वजह से, उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। ओके, ये भी एक फंगस है और इसकी वजह से भी स्पॉट आ जाते हैं लीव्स पे। ओके, तो ये यहाँ पे आपको पूरा एग्जांपल मैंने दे दिया और साथ में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस क्या है।
ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है कि एक सजीव मैकेनिकल ऊतक क्या है। एक ऐसा मैकेनिकल टिश्यू आपको बताना है। मैकेनिकल टिश्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो प्लांट को क्या करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनको कहा जाता है मैकेनिकल टिश्यूज़। तो ऐसा मैकेनिकल टिश्यूज़ आपको बताना है जो लाइव हो, यानी जो सजीव हो, है ना। उसमें सजीव का मतलब ये है कि जो सेल्स है, सेल में साइटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए। वो सेल्स कैसी मानी जाती हैं? लाइव यानी सजीव। और जिसमें ये साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता है ना, उसे कहा जाता है क्या? निर्जीव, है ना। तो सजीव मैकेनिकल टिश्यू को आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर है उसका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो प्लांट टिश्यूज़ आपने पढ़े होंगे पहले 9th-10th की क्लास में, कि प्लांट टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो जो फर्स्ट पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा का ये भी एक लिविंग टिश्यू है, और इसका काम होता है कि जो फूड होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है उसको स्टोरेज करने का काम होता है पैरेनकाइमा का। दूसरा है यहाँ पे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसे टिश्यू है, एक लाइव टिश्यू है। इसमें जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसकी वजह से प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक मैकेनिकल टिश्यू है कोलेनकाइमा। स्लाइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कोलेनकाइमा इज ए स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा टिश्यूज़। ये पैरेनकाइमा टिश्यूज़ का एक मॉडिफिकेशन है, फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में ये पाया जाता है। ओके, और ग्रीन प्लांट्स एंड शूट, जो इसका तना होता है वहाँ पे भी पाया जाता है। और ये चूँकि ये ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी करती है। ओके, और ये डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पैरेनकाइमा सेल्स आर लाइव। कैसी होती है? इसकी जो सेल्स होती हैं वो जिंदी होती है, यानी जीवन इसमें सजीव होती है, लाइव होती है, अलाइव होती है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? ये सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, जो प्रत्यास्थता है, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? स्टेम को, सरफेस को, अलोंग लीव वेन्स, ठीक है ना। ये सपोर्ट देने का काम मेनली करता है। ओके, समझ में आ गया कि कोलेनकाइमा क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक दूसरा होता है कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एंड नेक्स्ट होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा भी एक मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन इसका जो सेल्स है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ये डेड टिश्यू कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो लाइव ओनली ध्यान रखिएगा आप कि कोलेनकाइमा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डिप्नोई सामान्यता मानी जाती है। डिप्नोई जो एक टाइप की फ़िश होती है, वो क्या है? एक गेनोइड मछली है, रे है, या फिर लंग फिशेस है। डिप्नोई का एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है। डिप्नोई, डिप NOE, डिप्नोई। तो DI का मतलब होता है दो, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और प्नोई का मतलब होता है ब्रीदिंग यानी सांस लेना। यानी जो डिप्नोई है, डिप्नोई के अंदर ऐसी फिशेस आती हैं, जो फिशेस क्या करती हैं, जिनके पास जो श्वसन यानी सांस लेने के लिए 2 डिवाइस होती हैं, 2 ऑर्गन्स होते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? डिप्नोई फिशेस में, ठीक है ना। तो लंग फिश इसी का ही एक मेंबर है डिप्नोई फिश का, ठीक है। और ये डिप्नोई फिश क्या होती है? इसमें 2 डिवाइस क्या हैं? एक तो आपको पहले से ही पता होगा, जो फिश होती है, फिश में रेस्पिरेशन या श्वसन करने के लिए उसमें गिल्स होते हैं, लेकिन जो ये लंग फिश है इसमें लंग्स भी प्रेजेंट हैं, यानी जो फेफड़े हैं और गिल्स दोनों इसमें प्रेजेंट है, उसके थ्रू ये क्या करती है? सांस लेती है। ओके, और यहाँ पे जो इसकी जो लंग फिश है, लंग फिश पहले, अब तो बहुत कम स्पीसीज इसकी रह गई हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में जा रही हैं, ठीक है ना। इसकी अभी 6 स्पीसीज़ इन द वर्ल्ड है, और वो मेनली साउथ अफ्रीका हो गई, साउथ अमेरिका होगी, अफ्रीका, इन रीजन्स में ये पाई जाती है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट बात ये है कि ये जो है डिप्नोई एक फ्रेश वाटर फिश है, यानी ये स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है। ये इसके कुछ स्पीसीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? लंग फिशेस है। ओके, नेक्स्ट है कि जो सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है एलिरोलोबस बेराडेंसिस, ठीक है ना। और ये जो है किस क्लास में है? ये इंसेक्टा। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, फिर से पीछे चला गया। चलो भाई आगे चलो, और यहाँ पे पेन लिखना शुरू करो। जो वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई जो है एक मेंबर है किसका? ये किस क्लास में आती है? ये आती है इंसेक्टा में, ठीक है ना। और ऑर्डर जो इसका गण है, आपको पता है कि प्रत्येक जो ईच ऑर्गेनिज्म है उसको हमने क्लासिफिकेशन उसका किया हुआ है, तो उसी क्लासिफिकेशन के अंडर जो ऑर्डर है इंसेक्टा के अंडर हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर ये जो है आती है। और साथ ही जो फैमिली है इसकी, ये है एलिरोडिडेई,
यानी ALEYRODAE, एलिरोडिडेई है इसकी फैमिली। ओके, और इसका काम क्या है, ये जो है कहाँ पे रहती है, ये जो लीव्स होती हैं ना, इस टाइप की लीव्स के जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन में ये रहती है और लीव्स को ये खाती रहती है। इसका भोजन क्या है, लीव्स को खाना, ठीक है ना। लीव्स ग्रीन प्लांट्स की लीव्स को ये खाती हैं। ओके, और इसका एक और काम क्या है, ये क्या करती है, ये जो है एक डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करती है। बहुत सारे प्लांट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ को ये ट्रांसमिट करने का काम करती है। जो पैथोजेंस होता है उसको वहाँ पर प्लांट्स के सेल्स में ले जाती है और वहाँ पे डिजीज़ क्रिएट करवाती है। तो एक कहें तो वाइट फ्लाई एक जो एलिरोलोबस बैराडेंसिस है, वो एक बैक्टर है, एक ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस 2 है हमारे सामने, वो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ताला व चाबी प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था। तो ये ताला चाबी जो मॉडल है, ये है किसका, जो ताला चाबी, अरे पीछे क्यों जा रहा, जो ताला चाबी मॉडल है वो है एमिल फिशर साहब का। एमिल फिशर एक साइंटिस्ट हैं और एक केमिस्ट, और जो ऑर्गेनिक के केमिस्ट हैं, जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं ये एमिल फिशर, ठीक है ना। इन्होंने 1894 में एक अपना पोस्टुलेट दिया, एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया। वो उस टाइम प्रूव करना चाहते थे कि जो एंजाइम है, एंजाइम आप जानते होंगे कि जो बॉडी है, हमारी बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन को क्या करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए, यानी उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट हो कितनी स्लो हो, इसके लिए क्या होता है, कैटलिस्ट होते हैं। और कैटलिस्ट कौन होते हैं, एंजाइम। एंजाइम जिनको एक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एंजाइम को कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, ऐसा कोई पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को क्या कर दे, या तो तेज कर दे या तो फिर स्लो कर दे, उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। चूँकि ये कैटलिस्ट जो एंजाइम है, किस रिएक्शन को करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। ओके, और ये बायो कैटलिस्ट क्या है, इन्हीं के बारे में इन्होंने बताया कि एंजाइम वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली। इसके लिए इन्होंने एक मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट किया सबके सामने, और वो मॉडल था लॉक एंड की मॉडल, ताला और चाबी प्रतिरूप। इसके अनुसार जो एंजाइम है, एंजाइम क्या है, एंजाइम एक लॉक की तरह होता है, और जिस टाइप से लॉक में क्या होती है, सांचें होती है जहाँ पे चाबी फिट होती है, उनको ये जो सांचे हैं ना, यहाँ पे मोल्ड बने हुए हैं, इनको कहा जाता है क्या, इनको उन्होंने क्या कहा था, ये है टारगेट साइट। किसकी टारगेट साइट है, ये एंजाइम की, ठीक है ना। इन टारगेट साइट पे क्या करेगा, जो चाबी थी, उनको चाबी को उन्होंने क्या माना, सबस्ट्रेट या क्रियाधार, ठीक है ना। एंजाइम, आपको मैं एक बात बता दूं, एंजाइम हर एक चीज़ पे काम नहीं करते, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए बने होते हैं, एक पर्टिकुलर पदार्थ के लिए बने होते हैं जिन पे ये काम करेंगे, एक स्पेशल रिएक्शन पे ही ये वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई एंजाइम कहीं से उठा के दूसरी रिएक्शन पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। ओके, तो ये एंजाइम है वो पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट के लिए होता है, और वो सबस्ट्रेट ये है। तो उन्होंने कहा कि जो लॉक है, लॉक एक एंजाइम है, और जो की है वो एक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम में एक टारगेट साइट्स होती हैं, और इन टारगेट साइट्स पर जाके ये सबस्ट्रेट फिट होता है, ठीक है। अब जैसे आगे वाली इमेज में देखो कि एंजाइम है, एंजाइम की टारगेट साइट ये उन्होंने कहा कि ये रिजिड होती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे उसमें सबस्ट्रेट जुड़ जाए, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एंजाइम रिएक्शन कैसे करता है सबस्ट्रेट पर, फर्स्ट जैसे एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग हैं, फिर एक दूसरे के पास आते हैं, सबस्ट्रेट घुस जाता है कहाँ, एंजाइम की टारगेट साइट पे। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की टारगेट साइट पे घुस जाता है, एंजाइम करता क्या है, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है इस टाइप से। जैसे ये सबस्ट्रेट पहले इसके साथ जुड़ा हुआ था, उसके बाद इस सबस्ट्रेट ने इसको बीच से ब्रेक कर दिया और क्या बना दिए, 2 प्रोडक्ट्स बना दिए, और लास्ट में जो एंजाइम है उसके शेप में कोई चेंज नहीं हुआ, एंजाइम एज इट इज़ है, ठीक है ना। तो यही जो एक्सपेरिमेंट था, ये था एमिल फिशर का, दिखाना चाह रहे थे कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। एंजाइम जो कैटलिस्ट होते हैं, चाहे वो ये वाला एंजाइम या अदर वाला एंजाइम हो या कोई भी कैटलिस्ट हो, वो जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या प्रतिभाग करता है तो उसके शेप में या उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता,
ठीक है ना। तो वही एमएल फिशर यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है किसकी वजह से, एंजाइम की वजह से, लेकिन एंजाइम पूरी रिएक्शन के दौरान एंजाइम के शेप एंड उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना। डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया मैंने, यदि आप अपने मर्जी से पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे तो स्लाइड आपके सामने है, पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आम का खाया जाने वाला पार्ट कौन सा है। तो ये मैंगो है, यहाँ पे मुंह में पानी तो नहीं आ गया, चलो ये तो पीछे चला गया आपके मुंह के पानी की वजह से। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आम है, आम में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ये एंडोकार्प है, अंदर का ये जो सीड का जो आउटर लेयर है वो एंडोकार्प है, और ये वाला सीड है, सीड के बाहर जिसको आप खाते हैं वो है मीजोकार्प, और जो बाहर का छिलका है, ठीक है ना, जिसको चाट के खाते हैं तो वो है एपिकार्प। ठीक है ना। तो आप ही बताइए कि खाते किस पार्ट को हैं, है ना, अपने कॉमन सेंस से बताइए। तो मीजोकार्प को खाते हैं, तो मीजोकार्प यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनम ट्यूबेरोसम, जो एक आलू का नाम है, आलू का साइंटिफिक नेम है। ईच सभी चीज़ों को जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ यानी बायोलॉजिकल पदार्थ जो भी हैं उसको हमने एक बायोलॉजिकल नेम, एंड जो कोई एनिमल है उसको जूलॉजिकल नेम दे रखा है। तो इसका सोलेनम ट्यूबेरोसम है पोटैटो का। इसका क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, ये प्लांटी में आता है क्योंकि ये प्लांट्स है एक टाइप का, तो ये प्लांटी में आएगा। और ऑर्डर इसका सोलेनेल्स है, फैमिली इसकी सोलेनेसी है। फैमिली ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में फैमिली पूछी जाती है। तो सोलेनम ट्यूबेरोसम सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड सब फैमिली है इसकी क्या है यहाँ पे दिख नहीं रहा, सोलेनेसी है शायद, और जो जीनस है वो है सोलेनम, और बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। ओके, चलिए नेक्स्ट, समझ गए, वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ऑर्गेनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है मुख्य रूप से क्रियाशील होता है कहाँ पे। ऑर्गेनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है आपके ब्लड में, और ब्लड में किस सेल्स में, ब्लड में सेल्स होती हैं, और सेल्स है जैसे आरबीसीज, जिनको आप कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, है ना। यहाँ पे थोड़ा एक इसका इमेज है, ये इसकी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर है ये किसकी, ऑर्गेनिक एनहाइड्रेज की। तो आरबीसीज में ये पाया जाता है। ऑर्गेनिक एनहाइड्रेज करता क्या है, ये एक टाइप का एंजाइम है। ऑर्गेनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, और एंजाइम मैंने अभी आपको बताया बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक की तरह काम करेंगे। उत्प्रेरक का मतलब ये है कि किसी रिएक्शन को ये कैटलाइज करेंगे, उसके रेट को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। ठीक है ना। तो इसी टाइप से ये एनहाइड्रेज जो एक कैटलिस्ट की फॉर्म में वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये करता क्या है कि ब्लड के अंदर जो CO2 है एंड H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं एरो के ऊपर एनहाइड्रेज एंजाइम, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को ऊपर लिखेंगे। और आप मुझे बताइए कि जो कैटलिस्ट होता है उसके शेप में कोई चेंज होता है जब वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं होता, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड देन डिग्रेड होता है किसमें, प्रोटॉन्स में। कार्बोनिक एसिड पहले बन जाता है, उसके बाद आगे रिएक्शन होती है, और फिर वो प्रोटॉन्स में एंड बाइकार्बोनेट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। बाइकार्बोनेट्स का रोल क्या है, बाइकार्बोनेट्स जो ब्लड है आपका, ब्लड का जो pH होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है बाइकार्बोनेट्स आयंस। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स का काम ये है। समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखें, 2-3 बार रिवाइज करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये है गुच्छी, साधारण नाम है किसका, गुच्छी है साधारण नाम मॉर्सिला का है। मॉर्सिला क्या है, मॉर्सिला एक जो है फंगस है, फंगस स्पीशीज़ है ये, और फंगस यानी कवक जिसको आप हिंदी में कहते हैं, फंगस स्पीशीज़ है, और ये ऐसा फंगस है जिसको खाया जाता है। इट मीन्स ये एडिबल फंगस है, जैसा मशरूम आप खाते हैं ना, बटन मशरूम वगैरह, तो उसी टाइप का ये मॉर्सिला है या गुच्छी है, जिसको कहा जाता है क्या है, ईस्ट क्या बोलते हैं, मॉर्सिला या गुच्छी इसको कहा जाता है। ओके, ये फैमिली है मॉर्सिलेई का ही एक मेंबर है। और यदि मैं इसका मार्केट प्लेस आपको बताऊं तो आप चौंक जाओगे, ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि इसका मार्केट प्लेस है 15,000 पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम यदि आपने कलेक्ट कर दिया इसको कहीं जंगल वाले एरिया में जाके, तो आपको 15,000 रुपये मिलने तो बिल्कुल श्योर हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे गुच्छी ये है, और साथ ही मशरूम जिसको एगेरिकस कहा जाता है वो भी एक एडिबल फंगस है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया है, 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज करिए, आगे वाले क्वेश्चंस में भी बार बार रिपीट होंगे। तो वहाँ पे जो कमेंट करेगा मुझे पता चल जाएगा उसने पढ़ा है, और जो कमेंट नहीं करेगा
उसका तो फिर ऑलरेडी पता है कि वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। वेल आप लोग सभी लोग पढ़ रहे होंगे। फॉरेस्ट जो वन दरोगा है, उत्तराखंड वन दरोगा, उसका एग्ज़ाम भी 220 में हो जाएगा, क्योंकि जो 2022 में इलेक्शन है उससे पहले वो क्या कर देंगे, इन सीट्स को फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये एग्ज़ाम हो जाएगा। आप नेगेटिविटी मत लाइए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।